Hello students, this is Dr. Nirmalangshu here. So today we are going to read or study stability of coordination complexes. Stability of coordination complexes. Okay, stability of coordination complexes. Now these coordination complexes हमने उसका कैसे बनता है और कैसे वेरियस थ्योरी से उसका एक्सप्लेन किया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने देखा है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, लिगेंड्स का नेमिंग, बहुत कुछ हमने देखा है। तो आज हम देखेंगे और जैसे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे कलर शो करता है, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी। नाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सपोज ये एक मेटल है और इसके साथ 4 लिगेंड अटैच हुआ, तो इसका होगा Ml4. ओके, नाउ दिस वेदर दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट, दैट कैन बी फाउंड आउट बाय a constant which is called formation constant, which is called formation constant or formation constant or stability constant or stability constant. ओके, stability constant. तो देखते हैं इसका स्टेप वाइज देखते हैं। जैसे कि है m प्लस l, रिवर्सिबल एलो फॉर्म होगा ml। तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of product into divided by concentration of reactant, divided by concentration of reactant, that is equilibrium constant, that is equilibrium constant. Next, अगर Ml रिएक्ट करता है दूसरा लिगेंड से, तो उसका क्या होगा? Ml2, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? K2 इक्वल टू Ml2 डिवाइडेड बाय ml into l. नेक्स्ट Ml2 अगर रिएक्ट करेगा तीसरा लिगेंड से, तो क्या होगा? हम स्टेप वाइज देख रहे हैं इसका। ओके, तो क्या होगा? K3 इज इक्वल टू Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 into l. ओके, नेक्स्ट Ml3 प्लस और एक लिगेंड आ गया, जैसे हमको Ml4 बनाना है ना, तो Ml3 प्लस l इज इक्वल टू Ml4। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा? K4 इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज K4 इज इक्वल टू Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 इंटू l. ओके, सो ये स्टेप वाइज है। नाउ अगर इसको अभी हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? m प्लस, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? m प्लस 4l will give you Ml4. m प्लस 4l is equal to Ml4. नेक्स्ट इस सबको भी अगर ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल K is equal to Ml4 divided by m, ये आएगा m into l to the power 4। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था लास्ट ईयर में। ओके, नाउ दिस capital K is called overall stability constant. This capital K is called overall stability. Capital K is called overall stability constant. Overall stability constant. And this K1, K2, K3 and K4, these are called stepwise stability constant. These are called stepwise stability constant. Okay, stepwise stability constant. Okay, तो मतलब क्या होता है? K इज इक्वल टू, तो K को हम कैपिटल K को हम
इसको इट इज डिनोटेड एज बीटा 4. ओके, तो मतलब कैपिटल के और बीटा 4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. ओके, तो इसको अगर हम लॉग ले लें तो क्या होगा, log K और log बीटा 4 इज इक्वल टू log ऑफ K1 प्लस log ऑफ, इसका log हो जाएगा log ऑफ K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. तो वी नो दैट log ऑफ A B C D इज इक्वल टू log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D. तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4. ओके, सो इन जनरल अगर हम लिखेंगे कोई एक रिएक्शन, इन जनरल अगर किसी एक रिएक्शन लिखेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे कि है हमारा M जनरल Ma प्लस इन जनरल Ma प्लस n इंटू x माइनस ओके, सॉरी n इंटू L टू द पावर x माइनस. ये हमको रिएक्शन देगा, ये हमको रिएक्शन देते होगा M, ये हमको रिएक्शन क्या होगा MLN B प्लस MLN और ऊपर में है B प्लस. ओके, तो इसका बीटा 4 क्या होगा, बीटा 4 इज इक्वल टू MLN B प्लस, इंक्रीज concentration of MLN B plus divided by M A plus M to the power A plus M to the power A plus, okay, M to the power A plus into concentration of L to the power x minus e to the power M. ये है ना, तो ये जनरल हो गया. ओके, नाउ दिस stability of coordination complexes is depends upon certain factors. That depends upon certain factors. So more the value of beta 4, greater is the stability of that complex. Greater is the value of beta 4, more is the value of, or more is the stability of a particular complex. For example, FeCN6 3 minus, FeCN6 3 minus or FeCN6 4 minus. Upon these two complex, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा Fe3 plus, जहाँ पे Fe3 plus है, this has got greater beta 4 value than this, so this is the more stable than this one. Okay, so this stability of coordination complex is dependent upon certain factors. So first factor क्या है, first factor है nature of central metal atom or ion. So next we are going to study factors affecting stability of coordination complexes. Factors affecting stability of coordination complexes. Okay, so इसका देखते हैं factors affecting stability of coordination complexes. Factors affecting stability of coordination complexes. So number one factor is nature of metal, central metal atom or ion. Central metal atom or ion. Okay, तो नेचर ऑफ सेंटीमीटर आया. ओके, तो
greater the charge density on the metal atom, greater the charge density, greater the charge density, more stable is the complex. तो चार्ज डेंसिटी अभी क्या है, मोर ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, मोर स्टेबल चार्ज डेंसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, okay, more stable is the complex, okay, more stable is the complex. तो जैसे कि है, जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल एटम का और जितना कम साइज होगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स, उस मेटल का उतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. आई रिपीट, जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल Cu2 plus, if you take Cu2 plus, then Ni2 plus, then CO2 plus, no, इसका पहले ये देखेंगे FeCN6 3 minus और FeCN6 4 minus. तो इसमें आयरन का चार्ज है Fe3 प्लस और इसमें आयरन का चार्ज है Fe2 प्लस, लेकिन साइज सेम है. तो चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा. तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है. ओके, अभी अगर चार्ज सेम है, जैसे कि Cu2 प्लस, देन Ni2 प्लस, देन निकल के पहले क्या है कोबाल्ट 2 प्लस, देन आयरन 2 प्लस, देन Mn2 प्लस. तो किसका साइज ज्यादा है, आयनिक रेडियस, किसका साइज ज्यादा, आयनिक रेडियस इस तरफ इंक्रीजेस, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस. ओके, सो चार्ज सेम है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब किस कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का, मतलब Cu2 plus will the complex of Cu2 plus is more stable than Ni2 plus, then CO2 plus, then Fe2 plus, then Mn2 plus. ओके, तो जितना मतलब क्या है, फर्स्ट है नेचर, नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा मेटल एटम का उतना स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स. अभी ये दो कॉम्प्लेक्स ले लिया, FeCN6 3 माइनस और FeCN6 4 माइनस. इसमें आयरन का चार्ज है 3 प्लस और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस, लेकिन दोनों का साइज सेम है. तो चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा. चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय रेडियस रेशियो. चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय रेडियस रेशियो, चार्ज बाय रेडियस रेशियो. ओके, सो चार्ज बाय रेडियस रेशियो. ओके, तो इसका देखो, इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, लेकिन साइज सेम है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली आ जाओ, इसमें चार्ज सेम है लेकिन साइज अगर कम है, चार्ज सिमिलर है लेकिन अगर साइज कम है तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. एंड दैट ऑर्डर इज गिवन बाय Irving and Williams, and that is what is called Irving-Williams order. Irving-Williams order. Okay, this is called Irving-Williams order. Next, so stability of a complex. Next, stability of a complex also depends upon the electronegativity of the central metal atom or ion. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. Stability of complex is also depends upon the electronegativity of the central metal atom or ion. मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, लो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगा उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा. सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है,
लिगैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ जितना ज़्यादा सेंट्रल मैटर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ओके, सो द मेटल आयंस आर grouped into two categories. Number one is class A acceptor, class A acceptor. Okay, class A acceptors, and number two is class B acceptors. अभी class A acceptor और class B acceptor में कौन कौन दिखता है? क्लास ए एक्सेप्टर्स में कौन कौन आता है और क्लास बी एक्सेप्टर्स में कौन कौन आता है? क्लास ए एक्सेप्टर्स में आता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ओके, और आता है ग्रुप 3 से ग्रुप 6 तक, ग्रुप 3 टू ग्रुप 6, मतलब स्कैंडियम टू क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम। ओके, ये सब है क्लास ए एक्सेप्टर। और ये सब स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विथ लिगैंड्स containing nitrogen, oxygen and halogens. They can form stable these metals from group 1, group 2, group 3 to group 6. They can form stable complexes with the ligands having nitrogen, oxygen and halogen atom as the donor atom. Class B acceptor में कौन आता है? Class B acceptor में आता है transition metal ions of rhodium, then palladium, then silver, rhodium, palladium, silver, then iridium, then gold. ये सब आता है क्लास बी एक्सेप्टर। These form stable complexes. These form stable complexes with ligands belonging to higher members of nitrogen, oxygen and halogens. Okay. नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड्स। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट इज बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड्स। बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड्स। अभी लिगैंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। लिगैंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो जितना ज्यादा बेसिक होगा, ग्रेटर होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना। जितना ज्यादा बेसिक होगा लिगैंड उतना ग्रेटर होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना। ओके, तो Cn माइनस देन F माइनस देन NH3 containing lone pair of electrons. These can form more stable complexes as compared to other ligands. So ligands का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा और जितना ज्यादा बेसिक होगा लिगैंड उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। थर्ड फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स। प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स। अभी कोई लिगैंड है जो चिलेट रिंग फॉर्म करता है, जैसे कि इथाइलिन डायमाइन ये चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो कैसे फॉर्म करेगा? ये है NH2 then CH2, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है NH2। ओके, सिमिलरली NH2 then CH2 then NH2। तो ये चिलेट रिंग फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे चिलेट रिंग। So this is more stable than ordinary complexes. This complex is more stable than ordinary complexes. Next है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट मतलब लिगैंड मतलब कोलिडेंटेड लिगैंड्स having the tendency to form cyclic rings। जैसे नंबर 4 क्या है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। सो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है? द लिगैंड्स
लिगांड्स क्या है, जिसका साइक्लिक नेचर है और जो पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। जैसे हमारा एग्जांपल है पोर्फायरिन रिंग जिसका मैक्रोसाइक्लिक नेचर है और ये पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो पोर्फायरिन रिंग क्या है, हमको पता है, मैंने एक क्लास में दिखाया था। पोर्फायरिन रिंग ऐसे होता है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, सो दिस इज ए पोर्फायरिन रिंग जो हेमोग्लोबिन जो फॉर्म करता है, मैंने दिखाया था एक क्लास में मेरा। तो दिस इज ए पोर्फायरिन रिंग। ओके, सो दिस इज ए पोर्फायरिन रिंग। ओके, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे पोर्फायरिन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे। नाउ दिस इज ए पोर्फायरिन रिंग। नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऑल्टरनेट देखे जाओ, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे होगा, इसको छोड़ दो, देन यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे होगा। ओके, देन यहाँ पे होगा, देन यहाँ पे होगा, देन इसमें होगा, इसमें होगा, देन इसमें भी होगा। ओके, देन इसमें होगा, देन इसमें होगा और नेक्स्ट इसमें होगा। सो ये that will form a complex with iron, that will form a complex with iron 2+, that will form a complex with iron 2+. Okay, so that will form a complex. This is hemoglobin, some part of hemoglobin. Okay, part of hemoglobin, not hemoglobin, part of hemoglobin. So ये लिगांड है, पोर्फायरिन रिंग एक लिगांड है, तो इसका साइक्लिक नेचर है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। अभी दो टॉपिक बाकी है लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स। अभी लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है और नॉन लेबाइल क्या है, लेबाइल और नॉन लेबाइल क्या है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स इज दोज कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगांड एक्सचेंज करता है, लिगांड कैन बी एक्सचेंज्ड। जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स है NiCN4, NiCN4, then 2+, NiCN4, then 2-, ये इसको अगर कार्बन 14 Cn- से अगर ये कार्बन का आइसोटोप लिया जाए, कार्बन 14 आइसोटोप लिया जाए, तो देखेंगे हम ये एक्सचेंज कर रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है, ये निकल के आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। तो ये होगा NiCN, ये कार्बन 14 है, CN4, ओके, और ये 2- है और ये 4Cn बाहर आ गया, 4Cn- बाहर आ गया। तो जिसमें लिगांड एक्सचेंज होता है दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक्सचेंज नहीं होता है दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ओके, जिसमें एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स, तो जिसमें एक्सचेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स। नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल है CrCN6 3-। नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है CrCN6 3-, CrCN6 3-। यहाँ पे इसको हम कार्बन 14 आइसोटोप साइनाइड Cn- कॉन्टेनिंग कार्बन 14 आइसोटोप से रिएक्शन करके देखा है। यहाँ पे Cn जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है NiCN4 नॉर्मल था, नॉर्मल कार्बन 12 आइसोटोप था। तो अगर कार्बन 14 आइसोटोप लेके रिएक्शन किया जाए तो यहाँ पे देख रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसमें कार्बन 14 आइसोटोप आ रहा है और जो निकल के आ रहा है वो कार्बन 12 आइसोटोप है। तो मतलब लिगांड एक्सचेंज हो गया। तो जिसमें लिगांड एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ओके, और जिसमें एक्सचेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कॉम्प्लेक्स में इसमें अगर हम कार्बन 14 आइसोटोप Cn कंटेनिंग कार्बन 14 आइसोटोप इसमें लेके अगर रिएक्शन किया जाए तो ये एक्सचेंज नहीं होता है।
So that complex is non-labile or kinetically inert complex or kinetically inert complex. Okay, or kinetically inert complex. Okay, so this is the kinetically inert complex. So this is all about labile and non-labile complex. So with this we have come to the end of this session and also to the end of this chapter. So hope you people have enjoyed this chapter. बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. ये बहुत चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है. और now it is your turn to do practice and practice more. And if you have any problem, directly you can contact with me. Some students are contacting with me. I am very happy to say that. And while some others are remaining still now silent. So I am very sad for those students. So the students who are really in contact with me from the day I have started this chapter, I am very happy with those students. And the students who are still silent, I am not at all happy with them. So with this, we have come to the end of coordination chemistry chapter. Next chapter we will start with a new thunder stroke. Okay, so God bless you, all the best, and study well and remain safe. Thank you very much, my dear students.